कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं झुमकी बहन आप सबों को जोहार करती हूँ। और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। बिल्कुल, तो हम चले कृषि समाचार की ओर। बिल्कुल, तो चलिए किसान भाइयों देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। झारखंड में बागवानी मिशन की ओर से राज्य के 13 जिलों में 25,000 हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती करने की योजना बनाई गई है। साथ ही कृषि विभाग की ओर से राज्य के खाली पड़े 16 लाख हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में खेती का जो पारंपरिक तरीका था, एक तरह से वो जैविक खेती ही थी। मिट्टी और कृषि उत्पाद की गुणवत्ता अक्षुण्ण रहती थी, लेकिन हाल के वर्षों में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के प्रयोग से मिट्टी और उत्पाद पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से एक बार फिर देश के अन्य राज्यों सहित झारखंड में भी जैविक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड में 13 जिलों के 25,000 हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती करने की योजना बनाई गई है। साथ ही खाली पड़े लगभग 16 लाख हेक्टेयर भूमि को भी जैविक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2012-13 से एक नई पहल की गई है। राज्य में जैविक खेती को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए एक जैविक कोषांग की स्थापना की गई है और राज्य जैविक कृषि प्राधिकार का भी गठन किया गया है। राज्य में जैविक खेती को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास शुरू कर दिया गया है। इस दिशा में अधिकृत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए एक जैविक कोषांग की स्थापना की गई है और राज्य जैविक कृषि प्राधिकार का भी गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 नई योजनाएं राज्य जैविक मिशन, राज्य जैविक मसाला मिशन और राज्य जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत की गई है। गेहूं की खेती करने जा रहे किसान अपने फसल को दीमक से बचाने के लिए खेत की अंतिम तैयारी के समय करंज या नीम की खल्ली या लिंडेन धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। साथ ही साथ 1 किलो गेहूं के बीज के लिए 5 मिलीलीटर क्लोरीफास की दर से बीजों को जल्द उपचारित कर लें। दीमक गेहूं के अंकुरते बीजों और नवजात पौधों की जड़ों को खा जाता है। पौधे पीले पड़ते हुए मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 20 इसी से बीजोपचार कर लें। 1 किलो गेहूं के बीज के लिए 5 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफॉस कीटनाशी की आवश्यकता होती है, लेकिन खड़ी फसल के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 20 इसी 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। औषधीय पौधा कालमेघ यकृत वृद्धि, रक्त विकार, मलेरिया और चर्म रोगों के इलाज में काम आता है। कालमेघ का तना, पत्ती, फल, फूल और बीज सभी उपयोगी होता है। कालमेघ के बेहतर उत्पादन के लिए सीम मेघा, AK1, IC 11-12-86, IC 11-12-87, IC 11-12-89, IC 47-18-90, JK1 और KI5 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उपज क्षमता 35 क्विंटल सूखी साग प्रति हेक्टेयर है। बिरसा बीज सह खाद ड्रिल उस कृषि उपकरण का नाम है जो खेती संबंधित 2 अलग अलग कार्यों को निपटाने की क्षमता रखता है। इस कृषि उपकरण के द्वारा कतारों में बीजों की बुआई और खेतों में खाद डालने का काम किया जाता है। इसकी कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। कृषि वैज्ञानिकों ने अपने शोध से स्पष्ट किया है कि अगर बीजों की बुआई कतारों में की जाती है तो उस फसल के उत्पादन में निश्चित रूप से बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही साथ इसके कई और फायदे किसानों को मिलते हैं। कतारबद्ध बुआई एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस लिहाज से बिरसा बीज सह खाद ड्रिल नामक कृषि उपकरण किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये उपकरण बीजों की कतारबद्ध बुआई तो करता ही है, इसके अलावे खाद डालने का काम भी करता है। इसकी कार्य क्षमता प्रतिदिन 50 डिसमिल है। पहली किरण फूटते ही सवेरा होता है। कांधे पे कुदाल और खेतों में किसान का डेरा होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे सफल किसान हैं जो न सिर्फ पूरी मुस्तैदी से सुबह से शाम तक अपने खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, बल्कि उत्पादित खाद्यान्नों की बिक्री के लिए भी पूरी व्यवस्थित तकनीक अपनाते हैं।
आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जिनकी सफलता का राज काम की सफाई है। वो अपने हर छोटे बड़े काम को बड़े करीने के साथ अंजाम देते हैं। वो अपनी स्थिति और क्षमताओं को आंकते हुए अपनी खेती से बेहतर परिणाम पाने के लिए पूरी तरीके से एक व्यवस्थित सिस्टम बना रखा है जो दूसरों को पता नहीं चलता, लेकिन इनके पैदावार और बिक्री में इजाफा जरूर कर देता है। 10 साल पहले जो हम खेती लगाते हैं तो लगा रहे थे, उस टाइम इतना मुनाफा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे हम सीखते सीखते आदमी के बताने के अनुसार में हम सीखते गए और इधर अधिक खेती लगाने लगे और हमको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। यही खेती से सब परिवार वाले खुश हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए उस सब के लिए वही खेती से। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के 10 तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2200 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2400 रुपये, गेहूं 1400 रुपये से 1500 रुपये, चना 4900 रुपये से 5300 रुपये, दाल अरहर 5900 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4100 रुपये से 4500 रुपये, दाल चना 4800 रुपये से 6000 रुपये, सरसों तेल 10200 रुपये से 10300 रुपये, चीनी 3600 रुपये से 3800 रुपये, आलू 1300 रुपये से 1500 रुपये और प्याज 1250 रुपये से 1350 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से तमाम संबंधित जो जानकारियां थी वो आपको उपलब्ध हो गई। मंडी के भाव का भी पता चल गया आपको और मौसम के मिजाज से भी आप अवगत हो गए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का, और हम आपको देंगे बहुत सारी ढेर सारी जानकारियाँ बिल्कुल संबंधित। किसान भाइयों, हम हमेशा आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएं। तो हम जानकारी देने के लिए झुमकी बहन हमें चलना होगा गांव की ओर, क्योंकि गांव में मंगरा दादा और कारू दादा हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चले आइए। चलो नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? सब ठीक है ठाक है। हाँ। वो हम लोग थोड़ा बात करते आ रहे थे कि मैंने ये समझना चाह रहे हैं कि गेहूं का जो प्रमाणित बीज का उत्पादन जो है उसको कैसे किया जाए, ये इस पे हम लोग मंथन कर रहे थे। तो बात आया कि अब आ ही रहे लोग इसको बढ़िया से बता सकते हैं ना। वाह, आज एकदम बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आप चुने हैं एकदम, और किसान भाइयों को भी इसका जानकारी होना चाहिए। झुमकी बहन, किसान भाई खेती करते हैं तो बीज को सुरक्षित तो रखना होगा, क्योंकि वही बीज अगले साल खेती करने के लिए काम आएगा, और अच्छा बीज ही अच्छे फसल का उत्पादन दे सकता है। तो चलिए हम आज किसान भाइयों को जानकारी दिलवाते हैं गेहूं के प्रमाणित बीज के बारे में, और इस विषय की जानकारी कौन दे रहे हैं ये आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कुमार जी। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमें बताएं कि गेहूं के जो प्रमाणित फसल हैं उसकी खेती झारखंड में किस तरह की जाए। किसान भाई, गेहूं की जो प्रमाणित खेती हम लोग करने जा रहे हैं, इसका हमारे झारखंड में बहुत बड़ा स्कोप है। इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले हम लोग प्रमाणित बीज जब उत्पादन करने जा रहे हैं तो बीज का स्रोत हम लोग देखा जाता है। इसके लिए हम लोग आधार बीज चुनते हैं। ये आधार बीज हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भी साथ में बताएं कि जो प्रमाणित शुल्क है वो क्या होती है और उसका किस तरह से लाभ किसान भाइयों को मिल सकता है। किसान भाई, जब हम लोग प्रमाणित बीज उत्पादन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आधार बीज, हमने आपको बताया कि आधार बीज की ज़रूरत पड़ती है, और इसका प्रमाणीकरण शुल्क हम लोग को ये 225 रुपये पड़ता है, और जो पंजीकरण जो रहता है उसके लिए हम लोग 25 रुपया इसको लेते हैं। तो ये प्रमाणीकरण शुल्क आप ये झारखंड में जो झारखंड सरकार के द्वारा होता है इसका प्रमाणीकरण शुल्क, तो ये झारखंड में जो कृषि भवन है वहाँ पर आप उसके पदाधिकारी आपके पास पदाधिकारी के पास आपको जाना पड़ता है, और उसके लिए 25 रुपया का पंजीकरण शुल्क है, और प्रमाणीकरण के लिए 225 रुपया का शुल्क आपको देना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह प्रमाणीकरण शुल्क ले लिया जाता है उसके बाद सर खेतों की जो तैयारी होती है वो किस प्रकार की जाए और उसमें किस प्रकार का विशेष ध्यान रखना पड़ता है से कि गेहूं के जो बीज हैं उन्नत किस्म के हो सकें। किसान भाई, जब हम लोग गेहूं फसल जब हम लोग लगा रहे हैं तो उसमें किस्म का चुनाव और खेत का भी तैयारी का बहुत बड़ा महत्व है। खेत हम लोग खेत हम लोग चुनते हैं जिसकी मिट्टी थोड़ा सा भुरभुरी होती है, वैसे मिट्टी का हम लोग चुनाव करते हैं, और खेत का जब चुनाव हो गया तो उसको हम लोग ये ट्रैक्टर के द्वारा अच्छी तरह से हम लोग उसको खेत की जुताई करते हैं। उसके बाद हम लोग खेत में पाटा लगा लेते हैं कि जिससे कि उसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद हम लोग गेहूं का बुआई करते हैं। जी डॉक्टर साहब, गेहूं की बुआई तो कर ली जाती है, साथ ही में हमें ये भी देखना होता है कि किस प्रकार से पृथक्करण किया जा सकता है गेहूँ की खेती के लिए। जब हम लोग बीज उत्पादन की बात कर रहे हैं किसान भाई, तो बीज उत्पादन में पृथक्करण का बहुत महत्व होता है। ये गेहूं स्वयं परागित फसल है, इसके लिए हम लोग किसान भाई 3 मीटर की दूरी को रखते हैं। एक फसल से दूसरे फसल की जो दूरी रहती है वो 3 मीटर होनी चाहिए, इसे ही हम लोग पृथक्करण कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, पृथक्करण के बाद तो सर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसमें किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए जिससे कि बेहतर खेती हो सके। किसान भाई, जब हम लोग साइंटिफिक मेथड से जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें हम लोग खाद का भी व्यवहार करते हैं। हम लोग गोबर का खाद तो देते ही हैं, उसके साथ साथ रासायनिक खाद का भी व्यवहार हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग आपको 1 एकड़ के लिए हम बता रहे हैं, 1 एकड़ के लिए हम लोग 80 kg यूरिया जो हम लोग नेत्रजन जो है वो देते हैं, नेत्रजन के रूप में यूरिया हम लोग देते हैं, और 120 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट और 17 kg म्यूरेट पोटाश को हम लोग अनुशंसित करते हैं। तो जो हम बता रहे हैं 80 kg जो नेत्रजन रहता है उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, और जो 120 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट और 17 kg जो म्यूरेट पोटाश मैंने बताया, वो दोनों को हम लोग तीनों को मिला के हम लोग देते हैं। नेत्रजन हम लोग 3 बार प्रयोग में लाते हैं, और सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट पोटाश को हम लोग उसी समय लगा देते हैं।
जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है उसके अलावा सबसे बड़ा बात होता है कि बीजों का भी उपचार जो होता है वो सही ढंग से करना होता है, जिससे कि फसल सही ढंग से हम लोग को मिल सके, किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। आप हमें इसके बारे में भी बताएं। किसान भाई, जब भी हम लोग बीजोपचार करते हैं तो इसमें हम लोग को लागत बहुत कम आता है। बीजोपचार करने से आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपका वो जो भी मतलब बीज जनित रोग रहते हैं वो आपको बीजोपचार से नहीं होते हैं, तो आपके फसल जो भी होंगे वो पुष्ट होते हैं। और दवा की जो मात्रा रहती है हम लोग इसके लिए वीटावैक्स और थीरम नाम की दवा व्यवहार में हम लोग लाते हैं। ये दवा आपको 100 रुपया में आपको बाज़ार में उपलब्ध है। 1 केजी बीज के लिए हम लोग 2 ग्राम दवा की मात्रा अनुशंसित करते हैं। तो आप तो देख रहे हैं कि दवा हम लोग को बहुत कम लग रहा है, और अगर हम लोग बीज का उपचार नहीं करेंगे और खेत में रोग हो जाए तो उसमें आपको बहुत ही दवा की मात्रा आपको लगेगी, जिससे आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो कम खर्च में अगर हम लोग दवा से उपचार कर ले तो ये हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। जैसे बच्चे को हम लोग वैक्सीन लगाते हैं उसी तरह से हम लोग बीज का भी उपचार अगर हम लोग कर ले तो हम लोग अच्छा फसल उपजा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस दौरान देखा जाता है कि जहाँ गेहूं की फसल लगाई जाती है उसके अगल बगल में कई अवांछनीय पौधे भी जन्म ले लेते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो उनसे उपचार के लिए क्या उपाय है? किसान भाई, जब हम लोग प्रमाणित बीज उत्पादन करने जा रहे हैं तो उसमें अवांछनीय पौधों से हम लोग का मतलब हो जाता है कि जो भी खेत में गेहूं से अलग फसल लग रहे हैं तो उस पौधे को हम लोग को निकालना रहता है। इसमें अवांछनीय पौधों को निकालने के लिए हम लोग 2-3 बार इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो जब हम लोग का खेत में जब फूल आने लगते हैं गेहूं में, तो उस समय आप देखें फ्लावरिंग के समय में जो भी पौधे आपको ऊपर नीचे लग रहे हैं उसको हटाइए। जो पहले फूल आ रहे हैं उसको हटाना है, बाद में फूल आ रहे हैं उसको हटाना है। और एक जब आपके गेहूं जब पकने लगते हैं उस समय भी हम लोग को देखना है कि जो पहले पक रहे हैं उनको हटाना पड़ता है और जो बाद में पक रहे हैं उनको हटाना पड़ता है। तो ये अवांछनीय पौधों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आपके खेत में जो ऑफिसर जाएंगे तो इसको देखते हैं तभी आपके बीज का वो प्रमाणीकरण करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि जिस तरह से अभी का मौसम है, दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में सिंचाई की क्या विशेष व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि सही समय पर लोगों को, किसानों को सिंचाई के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके? किसान भाई, जब भी हम लोग बीज उत्पादन करने जा रहे हैं उसमें सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व रहता है। गेहूँ फसल हम लोग को 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक कम से कम बीज उत्पादन जब हम लोग कर रहे हैं तो खेत में लगा लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग नहीं लगाएं। सिंचाई हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग कम से कम 6 सिंचाई अनुशंसित करते हैं। तो किसान भाई के वो पास कम से कम 6 सिंचाई होना चाहिए और खेत ऐसे जगह पे चुनाव करना चाहिए जहाँ पर सिंचाई की सुविधा हो। तो पहला सिंचाई जो हम लोग देते हैं किसान भाई 20 से 25 दिन के बाद हम लोग गेहूँ की फसल के लिए करते हैं। दूसरी सिंचाई जो हम लोग देते हैं 40 से 45 दिन के बाद, जब हम लोग के मतलब गेहूं में गांठ बनने लगता है तब हम लोग देते हैं। तीसरी सिंचाई जो हम लोग देते हैं वो जब कल्ले फूटने लगते हैं उस समय हम लोग देते हैं। चौथी सिंचाई जब पुष्प आने लगते हैं उसमें हम लोग देते हैं। पांचवी सिंचाई जब होता है, जब दाना बनने लगते हैं उसमें देते हैं। और छठी सिंचाई जब देते हैं कि दाना जब सख्त हो रहे हैं तो उसमें हम लोग सिंचाई देते हैं। और अगर कभी वर्षा हो जाए तो हम लोग सिंचाई उसमें को कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 बार वर्षा हो गई तो आप 2 बार नहीं भी कर सकते हैं सिंचाई। वाह, बहुत बढ़िया जानकारी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी थी। और हम तो कहते हैं किसान भाइयों से कि आप भी अपने बीजों का उत्पादन इसी तरीके से करें तो आपकी जो समस्या है, जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो उचित लाभ आपको मिल पाएगा। और कारू दादा, हाँ, अमंगला दादा, हाँ, क्या सोचे? एकदम सोचें, हम तो देखें क्या राजकुमार महतो को। अरे दादा, खेती 1 नंबर का खेती करते हैं राजकुमार महतो का। जब आप खेत जाइएगा ना और उनका जब व्यवसायिक खेती देखिएगा तो बोलिएगा कि ये आदमी है एकदम सफल किसान। बिल्कुल दादा, एकदम आप सही बात बोले। खेतों को व्यवसायिक रूप देने की जरूरत है किसान भाइयों। अगर खेतों को आप व्यवसायिक रूप देते हैं और उसी ढंग से खेतीबाड़ी करते हैं तो आपको मुनाफा अधिक होता है। दादा, हाँ,
खेतों के साथ साथ खेती को व्यवसायिक रूप देना। बिल्कुल बिल्कुल, खेती को व्यवसायिक रूप देते हैं तो फसलों का जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक होगा। जिस तरह से अभी वो राजकुमार महतो जी, बिल्कुल राजकुमार, चलिए ना हम लोग मिलते हैं राजकुमार। हाँ, चलिए चलिए सभी चलिए, किसान भाई बहनों को मिलवाते हैं। बिल्कुल मिलवाते हैं, चलिए। सबसे पहले राजकुमार जी आप हमें ये बताएं, जो इस खेती की शुरुआत आप कब से किए? इस खेती की शुरुआत 2000 लगभग 8 से हम चालू किए हैं। सबसे पहले हम गेंदा का फूल लगाए थे किसी रामकृष्ण मिशन के द्वारा तरिया से। ये खेती हम चालू किए थे। शुरू टाइम था सरकार की ओर से सुविधा फ्री में, सरकार की ओर से बीजा हम लोग को दिया। उसी बीजा को खेत में डालते हुए हम अभी इतना विकसित आगे बढ़ चुके हैं, जो हर मौसम का फूल अलग अलग लगता है इसमें। जैसे कि जाड़ा का मौसम में लगता है चेरी गेंदा और कसेलिया गेंदा के नाम से जानते हैं। दोनों गेंदा मैचिंग से इसका माला बनता है। और फूल तो बहुत अनेक अनेक प्रकार का लगता है, लेकिन अभी गेंदा के बारे में सिर्फ बता रहे हैं। गर्मी के मौसम में लगता है, आप लाल गेंदा लगा सकते हैं, पीला गेंदा लगा सकते हैं। और ये लगभग पीला गेंदा 3 फसल हो सकता है। और विशेष करके जाड़ में केवल चेरी गेंदा और लाल गेंदा ही अधिकतर लगता है, क्योंकि जाड़ में पाला और कुहास का मौसम होता है। तो इसमें लाल गेंदा और कसेलिया गेंदा जो है उसमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और जैसे हम पीला गेंदा लाल गेंदा लगा रहे हैं तो कि जैसे कि ये अभी देख रहे हैं इसमें कुहास का ये असर पड़ा है, जो इसका पत्ता जो है जर जा रहा है। इसका दवा देने से भी हटता भी नहीं है ज़्यादा, तो इसको जाड़ा का मौसम में नहीं लगाते हैं। वर्तमान समय में जो किसान भाई खेती बाड़ी करते होंगे, खासकर फल फूल सब्जी ये जो है, तो अभी जो गेंदा की फूल की खेती के बारे में आप जो जानकारी दे रहे किसान भाई को, फिलहाल अभी क्या करना चाहिए किसान भाइयों को वो बताएं। अभी गेंदा जब अभी लगाना है तो अभी का सीज़न वही चेरी गेंदा और लाल गेंदा का सीज़न है। अभी विशेष करके उन्हीं को लगाना चाहिए। जो अभी चलेगा आपको जनवरी फरवरी तक ही निकल जाएगा गेंदा। महतो जी, खेती बाड़ी के अलावा और कुछ आप करते हैं क्या? खेती बाड़ी के अलावे गेंदा फूल फ्लावर कहते हैं। फ्लावर का मतलब बहुत सारे फ्लावर लगते हैं, इसमें अनेक प्रकार का फ्लावर होते हैं, जिसमें हम अभी तक यूज कर चुके हैं 4-5 किस्म का फ्लावर। एक आपका हो गया गेंदा हो गया। गेंदा में 3 तरह का होता है, एक लाल गेंदा होता है, एक पीला गेंदा होता है, एक कसेलिया गेंदा होता है, एक है चेरी गेंदा। और जैसे हो गया जरवेरा फूल हो गया, गिलेरी फूल हो गया, ये गुलाब फूल हो गया। ये सब खेती अभी हम लोग का झारखंड में अभी हो रहा है, जो ओपन होता है। और जैसे पॉली हाउस द्वारा होता है, ग्रीन हाउस द्वारा आता है, तो उसमें होता है गुलाब हो गया, जरबेरा हो गया हाइब्रिड का, जिसको हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। ये जो आप फूलों की खेती कर रहे हैं, इसका बाजार विनिमय क्या होता है? इसका बाज़ार पहले हम रांची ले जाते हैं, रांची में ही बिक्री करते थे। वहाँ अपना घर से मोटरसाइकिल से बांध के वहाँ रांची ले जाने के बाद में वहाँ बिक्री करते थे। और आजकल तो फ़ोन का सुविधा है, फ़ोन से ये बात होता है कि कहीं पर माल देना होता है तो फ़ोन से बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर पहुँचा देते हैं। और अभी फ़िलहाल हम गांव में ही फूल का काम कर रहे थे, जैसे कि गाड़ी का काम हो गया, मंडप का काम हो गया, स्टेज का काम हो गया, माला उला हो गया, घर सजाना हो गया, गेट के काम हो गया, बहुत सारा ये सब वगैरह काम होता है। तो ये काम हम अपने से खुद लेते हैं, और काम लेने की वजह से अपना खेत से भी निकाल लेते हैं, अगल बगल का किसान भी है उससे भी निकाल लेते हैं। तो आप अपने किसान भाई को फूलों की खेती के लिए और अच्छी खेती के लिए, अच्छी पैदावार के साथ अच्छा वो मुनाफा कमा सकें, इसके बारे में किसान भाई को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हमारा इटकी प्रखंड भर ने कोई फूल का खेती ज़्यादा नहीं किया है। हम तो 3-4 साल से कर रहे हैं फूल का खेती। अब जो है इधर उधर कोई किसान को बतलाया जा रहा है कि फूल की खेती कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें अच्छा मुनाफा है हमको, तो हम भी बतलाते हैं। उन लोग भी कर रहा है, उन लोग भी अच्छा मुनाफा कमा रहा है। अभी इसे फूल का खेती से अभी हम लोग का झारखंड में इसे बहुत कम है खेती फूल का। अब चाहते हैं कि झारखंड में भी सब खेती मेरा फूल का खेती हो, ताकि हम लोग का बाहर से फूल ना आए। इसका प्रचेष्टा करते हैं कि झारखंड में ही टोटल फूल का खेती हो,
ये हम लोग सब किसान को कहना है कि सब फूल लगाएं, अपना अलग अलग प्रकार का हो झारखंड में। ये सोच सब कोई के देते आ रहे हैं और देंगे। आए दिन बहुत से किसान देखते हैं खेती बाड़ी के ही क्रम में साग सब्जी या फल इन चीज़ों की खेती करते हैं, लेकिन उन किसान से हट के आपने फूलों की खेती शुरू किया। आप इसके बारे में किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा झारखंड में ये फूल क्या है उसको कोई अभी नहीं जानता है। ये जानते हैं कि एक गेंदा होता है, गेंदा खेती माला बोलते हैं, माला को मंदिर उंदिल में ये पूजा पाठ होता है, इतने सिर्फ जानते हैं झारखंड का आदमी। और अब जो धीरे धीरे विकसित हो रहा है तो हम इनकी प्रखंड में एक हमसे माने 2008 से पहले चालू हुआ था तो उतना ज़्यादा विस्तार नहीं था। उस टाइम छाट छीट का 2 आदमी करता था। अब फिर हम लगाएं, इधर लगाने के बाद में हम जो है मेरा मुनाफा खेती ये साग सब्जी हो गया, आपका आलू बैगन मटर ये हो गया, सब अनेक प्रकार के ये सब होते हैं। उससे ज़्यादा हमको फूल का बिजनेस में मुनाफा हमको अच्छा आने लगा। इसीलिए अभी जो हम फूल का ही खेती में अधिकतर ध्यान दिए हैं और किसान भाइयों लोग को अभी बतलाना चाहते हैं कि फूल में क्या है क्या नहीं है। तो उसी आधार से किसान सबको बता रहे हैं कि किसान भाइयों लोग सब कोई अपना लगाएं और इस तरह से अपना फ़ायदा उठाएं, अपना जीवन बाल बच्चा सुखी जीवन अपना बिताएं। तो चलिए, अब सफल किसान से हमारी मुलाकात तो हो गई, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे सभी किसान भाई बहनों से विदा लेने का। तो चलते चलते हम अपना पता आपको ज़रूर बता देंगे ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सके। तो फटाफट हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।